एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 13। डियर स्टूडेंट, आपके हिंदी क्षितिज में गद्य भाग के 4 लेसन हैं जो आपके पाठ्यक्रम में आ रहे हैं। आज हम 4th लेसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस के अनुसार 13 लेसन है और वैसे आपका 4th नंबर का लेसन है। ठीक है बेटा, ये गद्य खंड के चारों लेसन अपने कंप्लीट हो जाएंगे। गद्य खंड का ये लास्ट अध्याय है अपना। ठीक है बेटा, पाठ का नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सबसे पहले हम आपको लेखक के बारे में थोड़ा सा बताएं, फिर उसके बाद हम हमारे मुख्य प्रकरण पर चलेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। वे अध्यापक, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर, दिनमान में उपसंपादक और पराग के संपादक रहे। सन 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। आकस्मिक, अचानक 1983 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1927 में इनका जन्म हुआ था। सर्वेश्वर बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार, नाटककार थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियाँ, उनकी प्रमुख रचनाएं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल इनका उपन्यास था, लड़ाई कहानी संग्रह, बकरी नाटक, भो भो, खो खो, बतुआ का जूता, लाख की नाक, चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, सर्वेश्वर की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। वो चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में जो स्तंभ लिखते थे, उनमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। इनका जो पाठ है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जैसा कि बेटा पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, मानवीय अर्थात मानवता। ठीक है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये किसके लिए कहा गया है? फादर कामिल बुल्के के लिए, कि उसके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक संस्मरण स्मृति से बनता है। ठीक है, और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम, यूरोप के रेम्स चैपल शहर में थे। देखिए, फादर कामिल बुल्के जो थे, उनका जन्म यूरोप में हुआ था, बेल्जियम में, बेल्जियम के रेम्स चैपल शहर में, और वो अपने आप को भारतीय बताते थे। ठीक है, उन्हें भारत से बहुत अधिक लगाव था। रेम्स चैपल जो शहर था वो गिरजाओं, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि, देखिए जन्मभूमि, फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ? बेल्जियम में। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में। बेल्जियम के एक रेम्स चैपल शहर में हुआ था, जो शहर संतों, पादरियों, गिरजाओं, धर्मगुरुओं की भूमि कही जाती है। लेकिन इन्होंने अपनी कर्म भूमि भारत को माना। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से
अंतरंग संबंध था। अंतरंग संबंध कहते हैं ना, दिल का रिश्ता, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। संस्मरण फादर बुल्के के सर्वेश्वर दयाल द्वारा लिखे इस संस्मरण में हमें उनके बारे में पता चलता है कि लेखक और फादर बुल्के के जो संबंध थे वो अंतरंग संबंध थे। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, देखिए राम कथा हमेशा हमेशा रहेगी, ठीक है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा। जब तक इस दुनिया में राम कथा रहेगी, जब तक इस विदेशी साधु कौन, फादर कामिल बुल्के को तब तक याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। इस पाठ में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के बारे में बताया है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जब तक राम कथा रहेगी, जब तक फादर कामिल बुल्के को याद किया जाएगा। अब आते हैं हमारे पाठ पे। पाठ स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय मानवता था जिसके हृदय में मानवता भरी हुई थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये टाइटल किसके लिए? फादर कामिल बुल्के के लिए। जो फादर कामिल बुल्के थे उनके अंदर मानवता बहुत अधिक थी। वो हमेशा दूसरों का भला करते थे, दूसरों की मदद करते थे, सभी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। ये उनके स्वभाव की बहुत बड़ी विशेषता थी। मानवीय करुणा की दिव्य चमक, फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के का जन्म बेटा कहाँ हुआ था? यूरोप के रैम्स चैपल शहर में हुआ था, ठीक है, जो संतों, पादरियों, संत गुरुओं का शहर था। लेकिन फादर कामिल बुल्के ने अपनी कर्म भूमि किसे माना? भारत को। और हिंदी भाषा के प्रति उनका विशेष लगाव था। अब देखिए, फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, ठीक है। जहरबाद क्या होता है? जहरबाद एक विषैला फोड़ा। फादर कामिल बुल्के को विषैला एक फोड़ा हो गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। देखिए लेखक क्या कह रहे हैं। लेखक किसके बारे में कह रहे हैं? फादर कामिल बुल्के के बारे में। क्या कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के जो थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो किस कारण से हुई थी? जहरबाद के कारण। जहरबाद एक विषैला फोड़ा होता है जो फादर कामिल बुल्के को हो गया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब लेखक क्या कह रहा है? जिस व्यक्ति के हृदय में, जिसकी रगों में दूसरे के लिए मिठास, अर्थात जो जिसके हृदय में हमेशा दूसरों के लिए सिर्फ प्रेम ही प्रेम भरा था और अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, मिठास और अमृत के सिवा जिसके हृदय में दूसरे के लिए और कुछ नहीं भरा हुआ था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों हो? लेखक को बड़ा दुख हुआ कि फादर कामिल बुल्के जो इतने अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है, जिनके हृदय में हमेशा प्रेम, ममता और अमृत जैसा मिठास भरी हुई थी, जिसकी रग रग में, अर्थात जिसका व्यक्तित्व बहुत ही मधुर भाषी था, परोपकारी था, दूसरों की मदद करने वाला था, जिनका व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा, जिनका स्वभाव बहुत ही मीठा था, दूसरों की मदद करने वाला था, मृदुभाषी था, तो उनको इस जहरबाद जैसी बीमारी से नहीं मरना था। यह सवाल किसी ईश्वर से पूछें। लेखक कह रहे हैं कि किसी ईश्वर से ये बात पूछी जाए। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व था, जिसका अस्तित्व ही प्रभु की आस्था, अर्थात जिसके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम था, जो ईश्वर को बहुत अधिक मानते थे। देखिए बेटा, ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहते हैं? आस्तिक। और ईश्वर में आस्था न रखने वाले को क्या कहा जाता है? नास्तिक। वह देह की इस
यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। लेखक कह रहा है वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे। अर्थात जब फादर कामिल बुल्के को ये जहरबाद विषैला फोड़ा हुआ था उस समय उनकी उम्र बहुत अधिक हो गई थी। अर्थात बुढ़ापे में उन्हें ये दुख क्यों मिला। एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोंगे से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, उनका रंग कैसा गोरा, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, जो दाढ़ी के बाल थे वो भी सफ़ेद, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। आज भी उन्हें देखकर ऐसे लगता है कि वो हाथ फैलाए। जब वो मरे हुए पड़े हुए हैं, जब उनकी मृत्यु हो गई तो लेखक उनके मृत शरीर के आगे ये सोच रहे हैं कि आज भी जो ये बाहें फैलाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये इनके हृदय में आज भी ममता भरी हुई है। इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था कि आज भी ऐसा लगता है कि ये अपने बाहें फैलाए हुए गले लगाने के लिए आतुर है और इनके हृदय में हमेशा प्रियजनों के लिए प्रेम उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक कह रहे मैं 35 साल से उनके व्यक्तित्व के बारे में जानता था। 35 साल से हमारा अच्छे संबंध थे। मैं इसका साक्षी था। तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और मैं भी वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी क्या कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के को याद करना ऐसा लगता है जैसे शांत संगीत को सुनने जैसा। बेटा देखिए, जब मन किसी बात से दुखी होता है, व्यक्ति चिंतित होता है, उदास होता है, परेशान होता है, तो शांत संगीत सुनकर वो थोड़ा सा अपने मन को शांति देना चाहता है। तो लेखक कह रहा है कि फादर कामिल बुल्के को याद करना ऐसा लगता है जैसे शांत संगीत सुनने जैसा, और फादर कामिल बुल्के को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। ऐसा लगता है जैसे निर्मल शीतल जल में भरी गर्मी में आपको ठंडा पानी मिल जाए स्नान करने के लिए, तो सोचो कितनी ठंडक मिलती है, कितनी शांति मिलती है। तो लेखक कह रहे हैं उनको देखना मात्र ही ऐसे लगता था जैसे निर्मल साफ निर्मल शीतल जल में स्नान करने जैसा, और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं। देखिए, लेखक ने फादर कामिल बुल्के के लिए क्या कहा कि आज भी फादर कामिल बुल्के को याद करना शांत संगीत को सुनने जैसा लगता है। उनको देखना ऐसे लगता है जैसे निर्मल जल में स्नान करने जैसा, ठीक है, और उनसे बात करना ऐसे लगता है जैसे कर्म के संकल्प से भरना। लेखक कह रहे हैं कि मुझे आज भी लेखक और फादर कामिल बुल्के का सानिध्य कितने समय तक साथ साथ रहे, वो 35 वर्षों की उन तक, ठीक है। तभी तो स्टार्टिंग में कहा गया लेखक और फादर कामिल बुल्के के संबंध जो थे वो अंतरंग संबंध थे, ठीक है। लेखक कह रहे हैं मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते। लेखक कह रहे कि हमारे साथ हर चीज़ में वो पूरा हमारा इंटरेस्ट लेते थे, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, और हमारे घरों के किसी भी उत्सव, और लेखक कह रहे कि हमारे घर में कोई भी उत्सव होता या कुछ भी प्रोग्राम होता था तो फादर कामिल बुल्के
उत्सव होता और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक कह रहे हैं कि इतनी हमारे अंदर मित्रता हो गई थी, इतना अपनापन हो गया था कि हमारे घर में अगर कोई फंक्शन भी होता, कोई उत्सव होता, तो फादर कामिल बुल्के हमारे साथ ऐसे खड़े रहते जैसे हमारे घर का ही कोई बड़ा सदस्य हो, और वो हमें आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उनके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। लेखक क्या कह रहे हैं, मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अर्थात लेखक और फादर कामिल बुल्के के जो घरेलू संबंध थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। लेखक क्या कह रहे हैं, घर के कोई भी उत्सव में फादर कामिल बुल्के ऐसे साथ खड़े रहते थे जैसे कोई हमारा बड़ा भाई हो, और हमें अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक कह रहे हैं कि मुझे आज भी वो दिन याद आता है। कौन सा दिन? जब मेरे बच्चे को इन्होंने पहली बार अन्न डाला, अर्थात जब उनके मुख में, मेरे बेटे के मुख में पहली बार अन्न डाला, और नीली आँखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, उनकी आँखों में झलकता हुआ वात्सल्य, प्रेम, ममता, स्नेह, अपनत्व, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। ऐसा लगता था कि हम किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों, कि फादर कामिल बुल्के का सानिध्य देवदारू वृक्ष के समान लगता था। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। यह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, उनको क्रोध में कभी नहीं देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने कभी उनको गुस्सा करते नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्रेम में लबालब झलकता हुआ महसूस किया है। लेखक कह रहे हैं, मैंने 35 वर्ष तक उनका मुझे सानिध्य मिला, मैंने कभी उनको क्रोध करते नहीं देखा, आवेश में देखा है, ममता तथा प्रेम में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में, देखिए फादर काबिल बुल्के का जन्म बेल्जियम में हुआ था। बेल्जियम का यूरोप में के कौन से शहर में हुआ था? रेम्स चैपल में हुआ था। वहाँ इन्होंने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था। 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता थे। लेकिन इंजीनियरिंग करते करते इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में इनके मन में अचानक से इच्छा जगी कि मुझे सन्यासी बनना है। जबकि इनके परिवार में इनके 2 भाई थे, 1 बहन थी, माता पिता थे। आपको अपने देश की याद आती है? देखिए लेखक ने क्या बताया कि फादर कामिल बुल्के को सन्यासी बनने का कब इच्छा जगी? जब वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। कब कर रहे थे? इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में, ठीक है, लास्ट इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जगी, जबकि उनके भरा पूरा घर था, 2 भाई, 1 बहन, माता पिता। आपको अपने देखिए, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। लेखक ने क्या कहा कि लेखक ने एक बार फादर कामिल बुल्के से पूछा कि आपको, लेखक ने क्या कहा कि आपको अपने देश की याद आती है? देखिए फादर कामिल बुल्के
बेल्जियम में जब इंजीनियरिंग की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय अचानक से उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई सन्यासी बनने की। लेखक ने उनसे प्रश्न किया, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ, आती है। बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रेम्स चैपल। घर में किसकी याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा। कौन कह रहा है ये? लेखक। किसके बारे में कह रहे हैं? फादर कामिल बुल्के के बारे में। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में भी नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गए थे, एक भाई काम करता था। उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी। बहुत देर से उसने शादी की। फादर का एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेखक कह रहे हैं जब ये सन्यासी बने और ये भारत में आ गए थे, इनका पूरा परिवार था, 2 भाई थे, एक बहन थी। इन्हें अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव था। भारत में इनकी माता की चिट्ठियाँ आती रहती थी। एक भाई वहीं पे पादरी हो गए थे, दूसरे भाई का परिवार था, बहन की शादी हो गई थी। ये भारत आने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम भी गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी। लेखक ने एक बार क्वेश्चन किया कि आप ये सब कुछ छोड़कर क्यों चले आए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया? प्रभु की इच्छा थी। वह बालकों की सी सरलता से मुस्कुराकर कहने लगे, बच्चों की तरह। क्या कहने लगे? माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। लेखक को बता रहे हैं कौन? फादर कामिल बुल्के कि माँ ने बचपन में ही बोल दिया था कि लड़का हाथों से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ फादर बुल्के सन्यासी होने जब धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग करते करते इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में जब फादर कामिल बुल्के अपने धर्मगुरु के पास गए और उन्हें कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता था। उन्होंने क्या शर्त रखी? कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात देखिए फादर कामिल बुल्के, देखिए फादर कामिल बुल्के की ये फ़ोटो है। लेखक ने क्या कहा? फादर कामिल बुल्के जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, तो उनके मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि मुझे सन्यास लेना है। वो अपने धर्म गुरु के पास गए और अपने धर्म गुरु से कहा कि मुझे सन्यास लेना है। तब सन्यास लेने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। जब फादर कामिल बुल्के से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो फादर कामिल बुल्के ने कहा कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उन्होंने क्या कहा? बस मन में आया मुझे भारत जाना है। उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जीसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंधक प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। रामकथा, उत्पत्ति और विकास, परिमल से उसके अध्याय पढ़े गए। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतरण भी किया, नील पंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए थे। कौन? फादर कामिल बुल्के। और यहीं उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। कहाँ पे? सेंट
जेवियंस कॉलेज में रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष हो गए थे। यहीं फादर कामिल बुल्के ने अंग्रेजी और हिंदी का कोश तैयार किया था, डिक्शनरी तैयार की और बाइबिल का अनुवाद भी, और वहीं बीमार पड़े। बाइबिल का अनुवाद भी किया और वहीं वो बीमार हो गए थे। पटना आए, दिल्ली आए और चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर और 33 वर्ष की जिंदगी जीकर, उनकी आयु कितनी वर्ष तक उन्होंने जीवन जिया? 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। और वो 47 वर्ष देश में आकर रहे, भारत में रहे। फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वे मन से सन्यासी नहीं थे। लेखक क्या कह रहे हैं? संकल्प से वो सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। वो अगर किसी से रिश्ता बनाते थे तो कभी भी तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। लेखक कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के जो थे वो सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मन से सन्यासी नहीं थे। वो अगर किसी से एक बार रिश्ता बना लेते थे और अगर उस व्यक्ति से 10 साल तक भी नहीं मिले और 10 साल बाद भी मिले तो उनकी गंध महसूस होती थी। वे जब भी दिल्ली आते, लेखक कह रहे हैं, जब भी दिल्ली आते मुझसे ज़रूर मिलते, खोज कर समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते। लेखक कह रहे जब भी फादर कामिल बुल्के दिल्ली आते तो अपना समय निकाल कर, मेरा पता ढूंढकर, समय निकाल कर, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो, सबको झेल कर जरूर एक बार मिलने आते थे, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। देखिए, इस बात से ये पता चल रहा है कि उनका जो व्यवहार था वो मिलनसार था। जैसा कि लेखक ने ऊपर एक बार बताया कि वो एक बार अगर किसी से रिश्ता बना लेते थे तो चाहे 10 साल भी उससे ना मिले तो भी उनकी गंध ज्यों की त्यों बनी रहती थी। अब लेखक ने क्या कहा, जब वो दिल्ली आते, दिल्ली आने पर कैसी भी परिस्थिति होती, पूछ पाछ के समय निकाल कर, कितने व्यस्त समय में भी वो अपना समय निकाल कर, सर्दी गर्मी बरसात झेल कर भी वो मुझसे मिलने आते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। यह कौन सन्यासी करता है? लेखक कह रहे हैं ऐसा कौन सन्यासी करता है? उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वो चाहते थे, जबकि देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? बेल्जियम में, है ना, और ये यूरोप में इनका जन्म हुआ और ये हिंदी भाषा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। हिंदी को ये राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हर मंच पर इसकी तकलीफ बयां करते थे, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। बस इसी के एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा। लेखक ने स्टार्टिंग में बताया ना कि उन्हें कभी भी गुस्सा करते नहीं देखा, आवेश में देखा लेकिन गुस्सा करते नहीं देखा। हमेशा उनके हृदय में स्नेह और ममता झलकती रहती थी। लेकिन वो हिंदी को राष्ट्रभाषा का रूप देना चाहते थे, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को देखना चाहते थे। जब वो मंच पर कभी कभी कटाक्ष तर्क देते थे तब उन्हें, लेखक कह रहे हैं कि उन्हें झुंझलाते हुए ज़रूर देखा और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया कि जब हिंदी के लोग ही हिंदी की उपेक्षा करते थे तब फादर कामिल बुल्के को बहुत अधिक दुख होता था। घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। वो जब भी किसी से मिलते घर परिवार के बारे में ज़रूर पूछते थे और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। लेखक कह रहे जब कोई व्यक्ति दुखी होता था तो उसे ऐसी सांत्वना पहुंचाते थे, उनके मुख से निकले 2 शब्द ऐसे लगते थे जैसे किसी गहरी तपस्या से जन्मती हो। हर मौत दिखाती है जीवन को नहीं रहा। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद आ रही है और फादर के शब्दों से
झरती विरल शांति भी। लेखक क्या कह रहे हैं, जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो गई थी तो किस तरीके से इन्होंने सांत्वना भरे शब्द कहे, वो आज मुझे याद आते हैं। तो आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। जितना आज आपको समझाया उस वीडियो को आप ध्यान से सुनना, अपनी बुक से रीडिंग लगाना और समझना, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। देखिए लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किसके बारे में बताया, फादर कामिल बुल्के के बारे में। फादर कामिल बुल्के का जन्म कहाँ हुआ था, बेल्जियम में। बेल्जियम कहाँ है, यूरोप में। यूरोप के रेम्स चैपल शहर में इनका जन्म हुआ था। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में इनके मन में संन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई और संन्यास लेने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। तो फादर कामिल बुल्के ने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि मुझे भारत जाना है। और लेखक कह रहे हैं कि लेखक के साथ ये 35 वर्षों तक लेखक और इनका साथ रहा। हर सुख दुख में इनका सानिध्य मिलता रहता था, जिससे ये रिश्ता बना रहते थे। कौन, फादर कामिल बुल्के। तो वह उसे हर स्थिति में निभाते थे, चाहे 8-8 10-10 वर्ष हो जाएं किसी से मिले बिना, लेकिन जब भी वो उस जगह पे जाते तो लेखक कह रहे मुझसे मिलने ज़रूर आते थे। और लेखक ने क्या बताया कि जब भी किसी के घर कोई फंक्शन होता तो ऐसे साथ खड़े रहते जैसे बड़े भाई की तरह, अपने आशीषों से भर देते थे। और लेखक ने क्या कहा, जब मेरी पत्नी और पुत्र की मृत्यु हुई तो उनके मुख से निकले हुए सांत्वना भरे शब्द ऐसे लगते थे जैसे तपस्या से जन्मते हो, ठीक है। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह। लेखक कह रहे आज भी मुझे फादर कामिल बुल्के के वो शब्द याद आते हैं जो मुझे विरल शांति प्रदान करते थे। कब, जब उनके पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उनके मुख से निकले हुए सांत्वना भरे शब्द ऐसी रोशनी भर देते थे जैसे कोई गहरी तपस्या से जन्मती है। ठीक है बेटा, समझ आया। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।